नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि देखिए पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हुई, दूसरे फेज में 88 सीटों पर कुल 190 सीटों पर दो फेज की वोटिंग में मतदान पड़ चुका है। लेकिन इसके बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब आप हर घंटे का अपडेट दे रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कितना है, तो फिर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग ने फाइनल डेटा कि वोटिंग परसेंटेज कितनी हुई है, ये फाइनल डेटा देने में 11 दिन लगा दिए हो। आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन को लेकर ईवीएम के मुद्दे पर लगातार विपक्ष पहले से हमलावर था, लेकिन आखिर ये डेटा देने में इतनी देरी क्यों? चुनाव आयोग की भूमिका पर नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस बार 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज का आखिरी डेटा जारी किया है। रेखा मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। कोलकाता से आज आप हल्ला बोल देख रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर और 26 अप्रैल को 88 सीटों पर यानी 2 चरणों में 190 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदान फीसदी भी आते रहे और अपलोड होते रहे। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़ा जारी किया 30 अप्रैल को, यानी पहले फेज के 11 दिन बाद और दूसरे फेज के 4 दिनों बाद। आंकड़े जारी होने से कुछ देर पहले कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? कांग्रेस के सवाल उठाने के कुछ देर बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए। उन आंकड़ों के मुताबिक पहले फेज में 66.14% वोटिंग हुई और दूसरे फेज में 66.71%। आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस ने फिर सवाल खड़े किए। देखिए, ये भी गलत है। क्यों रिवाइज किया? क्या है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों रिवाइज किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम में कुछ बढ़ा रहे हो, इसलिए भी जांच का विषय है। गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में। जब परिणाम आएंगे चुनाव के, तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। ईवीएम वही होगी, जनता वही होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस वाले आपस में कपड़े फाड़ेंगे। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी सवाल उठाए। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने लिखा, दूसरे चरण के समाप्त होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी किए। 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े से 5.75% की बढ़ोतरी। क्या ये सामान्य है? मैं यहाँ कुछ भूल रहा हूँ क्या? उद्धव गुट ने भी आंकड़े बदलने का आरोप लगाया। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आंकड़े बदल गए। लोग चिंता में है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लगे हाथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मतदाताओं की संख्या बताने की मांग कर डाली। पाइपलाइन में सारे हमारे ही कंप्लेंट हैं, तो मैं जानता हूं उनको और किसी की चीज के लिए समय नहीं होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरे चरण के लिए 7वें चरण तक ये जो विलंब पहले और दूसरे चरण में देखा गया है वो दोहराया नहीं जाएगा। We had made 2 demands. Demand 1 was the voter turnout figures, detailed voter turnout figures, and second, the number of registered voters in each constituency, so that we could compare. लेफ्ट ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। सीताराम येचुरी ने लिखा, अंततः चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के लिए मतदान के आंकड़े जारी कर दिए, जो प्रारंभिक आंकड़ों से काफी अधिक हैं, न कि मामूली रूप से। लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की वास्तविक संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक यह आंकड़ा ज्ञात ना हो, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर विपक्ष के 2 सवाल हैं। पहला ये कि देर क्यों हुई, और दूसरा ये कि आंकड़े बदले कैसे गए। आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी आर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, आपको लेकर क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती है कि चुनाव आयोग ने इस बार सबसे ज्यादा देरी से
फाइनल आंकड़े सामने रखे हैं। चुनाव आयोग को आखिर डेटा असिमुलेट करने में, क्योंकि पहले आसानी से किया जा रहा था, डेटा असिमुलेट करने में इतना टाइम क्यों लग गया कि कांग्रेस का ट्वीट आता है उसके बाद से डेटा जारी किया जाता है? देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जब तक ये ना कहना शुरू कर दे या कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ धांधले चल रहा है, कुछ ना कुछ तो परेशानी है, तब तक उनका चुनाव पूरा होता नहीं। या मैं इसको यूं कहूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कहना बंद कर दे, उस दिन आप मान लीजिएगा कि उनको चुनाव जीतने की कुछ ना कुछ उम्मीद है। कांग्रेस की जो हताशा है वो कभी ईवीएम पे निकलती है, कभी चुनाव की प्रक्रिया पे निकलती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि चुनावों में डेटा कलेक्शन इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। प्रत्येक कैंडिडेट को फॉर्म 17C के तहत जो एंड ऑफ डे की वोटिंग होती है वो प्रत्येक कैंडिडेट को फिजिकल कॉपी में दी जाती है। इलेक्शन कमीशन की अपनी एक वोटर टर्नआउट की ऐप है, उस वोटर टर्नआउट की ऐप पे रेगुलरली आईटी द्वारा अपडेट किया जाता था कब कहां कितना वोट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो पूरा डेटा हुआ, ये जो अभी कहने की कोशिश की जा रही है ना कि ये बढ़ गया, ऐसा हो गया, हर बार जो एक रेगुलर आईटी अपडेटेड डेटा होता था और जो फाइनल टर्नआउट का डेटा होता था उसमें ये जो एक इंक्रीज होता था ये हर बार देखा गया। पर कांग्रेस पार्टी जब तक ऐसा ना कह दे, एक पहले शो आया करता था, मेरे को लगता है आपके चैनल पे ही आता था कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। कांग्रेस पार्टी तब तक ऐसा ना कह दे तब तक वो नहीं सोच पाती कि हम कहां जा पाएंगे, हम आगे लोगों के बीच में कैसे वोट मांग पाएंगे। अंजना जी, सच्चाई ये है आज कांग्रेस पार्टी इस पूरे लोकतंत्र के पर्व में वो ये नहीं देख पा रही कि उनके राज में कैसे होता था और आज कैसे हो पा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं और आपके शो पे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 102 गांव ऐसे हैं बस्तर में जिन्होंने पहली बार अपना मतदान किया। 102 गांव कांग्रेस पार्टी ने कहां खुशी जताई? कहां उन्होंने एक बार भी बोला कि लोकतंत्र हमारे अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है, हमारे ट्राइबल क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है? अभी एक शॉम्पेन ट्राइब है ग्रेट निकोबार में, उन्होंने पहली बार वोट किया, कांग्रेस पार्टी ने कहां खुशी जताई? पर कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो चुकी कि देश में कुछ ना कुछ भ्रम, कुछ ना कुछ अफवाह, कुछ ना कुछ झूठ, जो लोग फेक वीडियो चलाते हो देश के गृह मंत्री की, उनसे आप और अपेक्षा क्या कर सकते हैं? जो लोग इस देश में भ्रम की राजनीति, डर की राजनीति, अफवाहों का बाजार सजाते हो, उनसे और अपेक्षा क्या की जाती है? मैं कहना चाहता हूं बस अंजना जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का विपक्ष या देश की कोई भी पार्टी और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, उनको एक ऐसा विपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए कि वो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल तो कहलाए जा सके। पर ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल व्यवहार कांग्रेस पार्टी का है, देश की जनता अब अपनी अगली बारी का इंतजार करे। ठीक है, हो गया। रागिनी जी वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में आपको कुछ ना कुछ नुक्स निकालना है, वरना डेटा तो हर घंटे जारी किया ही जा रहा था। और जो कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न चुनाव आयोग पर उठा रही है वही वो जोड़ रहे हैं, ईवीएम हो तो, डेटा अपलोड होना हो तो, कोई ना कोई कोशिश कांग्रेस की रहती है कि वो परेशानी निकाले। हार के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। बहाने कौन ढूंढ रहा है और किसके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और कौन बदहवासी में बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ। आज भाजपा के प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि हमारी प्रशंसा क्यों नहीं करते, तो मैं कहना चाहती हूँ उनकी गुजारिश है हम उनकी प्रशंसा करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो भाई लोकतंत्र का गला काटने पर आमादा है और कह रहे हैं हमारी पीठ थपथपा दीजिए, तो ये तो ना हो पाएगा सिद्धार्थ भाई। अब आगे बढ़ती हूँ। अंजना जी, आपने आज बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, रहीम का एक दोहा है जो प्रेम के संदर्भ में है, मैं उसी बात को विश्वास से जोड़कर कहना चाहती हूँ कि रहीमन धागा विश्वास का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज जो एक प्रश्न ये पूछा गया है कि मतदान की प्रतिशत इतनी देर से क्यों सार्वजनिक की गई, और वो मतदान प्रतिशत सार्वजनिक करने के बाद भी जो एब्सोल्यूट वोटर टर्नआउट है उसके आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साझा क्यों नहीं किए, ये एक बहुत सारे प्रश्न जो ईसीआई से लगातार पिछले 10 साल से पूछे जा रहे हैं उनकी श्रृंखला का एक प्रश्न है। पर इसका जो मूलभूत सार है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता सच में कम हो रही है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सीएसडीएस लोकनीति ने 2024 के लोकसभा चुनाव से एन पहले एक बड़ा सर्वे किया और उस सर्वे के प्रश्न यही थे कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट क्या है जनता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच का। और उनके जो आंकड़े आए वो ये थे कि जो 2019 में 54% भारत की जनता विश्वसनीयता के साथ इलेक्शन कमीशन की ओर देखती थी, वही आंकड़ा घट के 28% हो गया है।
तो मैं समझती हूँ ये कह देना कि भाई विपक्ष हार रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, कांग्रेस पार्टी एक लाइन और बोल देने दीजिए। मैं समझती हूँ कि ये सब समस्या का सरलीकरण है अंजना जी। सवाल बहुत ही साधारण है कि ईसीआई के इतिहास में पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि पहले चरण के मतदान के बाद 11 दिन लग गए आपको मतदान प्रतिशत बताने में, दूसरे चरण के बाद 4 दिन लग गए, अंतिम परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। क्या इसकी आशंका इलेक्शन कमीशन खुद ही नहीं बढ़ा रहा है? और हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों फड़फड़ा रहे हैं? मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है। ठीक है, और ये इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 11 दिन लगे हैं फाइनल टैली आने में। लेकिन अब रागिनी जी थोड़ा सा, सिद्धार्थ जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। रागिनी जी, जैसे कुछ भी अगर कोई गलती कोई करता है, कोई गुनाह करता है, तो सबसे पहले उसका एक मोटिव ढूंढा जाता है। फाइनल टैली ना रिलीज करना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? मतलब अभी तक तो देखिए ईवीएम का वीवीपैट से मिलान हो, सुप्रीम कोर्ट गई पूरी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी की कंप्लेंट है तो आप इंडिविजुअली कराइए, कोई सेंट्रली सारे ईवीएम लिंक्ड नहीं होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, तो उसको तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके पीछे, डेटा ना रिलीज करने के पीछे क्या मोटिव दिखाई देता है? इससे क्या हो जाएगा? अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, कांग्रेस पार्टी तो उसमें याचिका दायर करने गई नहीं थी, और सुनने में आ रहा है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए भी, ये तो वकील हैं हमारे भाई जो बैठे हैं भाजपा के, क्यूरेटिव पिटीशन एक डबल बेंच ने सुना, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का और बड़ा बेंच सुने, पर बहरहाल वो चर्चा का अभी आज मुद्दा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अंजना जी कि क्या मोटिव हो सकता है कि 2019 से 27 कंप्लेंट विपक्षी दल करते हैं नरेंद्र मोदी जी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन एक पर भी सख्त कार्रवाई नहीं करता है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने नफरती भाषण दिया, विपक्ष कहता है कि मोदी जी सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी धर्म और प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, और अब तो देश का ही नहीं इंटरनेशनल ऑल्टरनेट मीडिया ये कह रहा है कि बांसवाड़ा में आज तक की सबसे डिविजिव स्पीच, सबसे नफरती भाषण मोदी जी ने दिया। जब मुसलमानों को एक बार उन्होंने कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना की थी, इस बार घुसपैठिया कहा और बोला कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, सोना बांट दिया जाएगा। इस तरीके के घटिया निराधार आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं और नोटिस जाता है जयप्रकाश नड्डा जी को। तो इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है अंजना जी? जब अमित मालवीय इलेक्शन कमिशन से पहले कर्नाटक के चुनाव जवाब ही नहीं दिया, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं ट्वीट के जरिए। रागिनी जी मेरे सवाल पे आइए ना, ये बहस तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। आज का सवाल ये है, एक सेकेंड, आज का सवाल ये है, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा एक लाइन में, मुझे वापस जाना है बाकी लोगों के पास, कि अगर डेटा आर्ली डेटा आ रहा है, कंसोलिडेटेड डेटा रिलीज करने में वो 11 दिन लगा देते हैं, तो इससे किसी का क्या फायदा हो जाएगा? क्योंकि मत तो मतदान केंद्र में, पेटी में, ईवीएम में कैद हो चुका है। मोटिव क्या हो सकता है ये डेटा रिलीज का? कुछ मोटिव आप देख रहे होंगे ना, जिसकी वजह से आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी, मोटिव देखिए, आप 11 दिन क्यों लगा रहे हैं? मुझे लगता है सवाल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए, और वो जब देरी का कारण बताएंगे तो उसमें मोटिव भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। हमें ये भी उनसे जानना चाहिए कि आप वोटर टर्नआउट की संख्या क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं? अगर संख्या ना हो तो प्रतिशत का क्या मायना है? और अंतिम जो परिणाम आएगा, क्या वो प्रभावित हो सकता है? जैसा कि ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अगर आप हर कैंडिडेट के पोलिंग बूथ के एजेंट के हाथ में वो संख्या रख सकते हैं, तो उसका उसी वक्त मिलान करके आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करती है? क्या वो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व को सशक्त बनाती है? मैं समझती हूँ ये जनता के सामने आना चाहिए। ये छुपाने का खेल मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, सिद्धार्थ जी इसका जवाब दे दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल उठता है, बीजेपी वाले तुरंत डिफेंड करने आ जाते हैं। ये बात तो आपको भी परेशान करनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की इस बार? हर बार पहले रिलीज करते थे, इस बार 11 दिन क्यों लगे? नहीं, मैं इस बात का भी जवाब देता हूं। पहली बात तो हमारी अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी जी को एक शेर फिट करना था, वो शेर को फिट करने के लिए उन्होंने मेरी बात को पलट दिया। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, पर आपकी शायरी अच्छी थी, मैं उसको साधुवाद करता हूं। पर मेरे को एक एजेंडा नहीं समझ में आता कांग्रेस पार्टी का, कि अगर किसी सर्वे का आप कहां का कहीं का उल्लेख करेंगे और फिर कहेंगे विश्वास कम हो गया, ऐसा हो गया, तो अपनी पीठ थपथपानी क्यों शुरू कर देते हैं?
विश्वास देश की संस्थाओं पर कम करना ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है क्या? इस देश की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बचा। देश की किसी भी चीज पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर बस सवाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। वोटर टर्नआउट का फाइनल क्यों नहीं बता देते? अरे फाइनल वोटर टर्नआउट का बाद में इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उसमें पोस्टल बैलेट को भी जोड़ा जाता है। पोस्टल बैलेट को इंक्लूड करके इलेक्शन कमीशन बताएगा कहां पे कितना वोट पोल हुआ। जब तक काउंटिंग नहीं होगी तो वो कैसे होगा? पर ये तो बात आपको नहीं समझ में आएगी। और अभी कम्युनल बातों की बात कर रहे थे, कहते डिवाइसिव भाषण, ऐसी कंप्लेंट। अरे आज ही इनके नेता ये कह रहे थे वोट जिहाद करिए। ये कम्युनल नहीं है। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए कि शरिया से नहीं, देश को संविधान से नहीं शरिया से चलाइए, वो कम्युनल नहीं है। आप कह दीजिए कि स्कॉलरशिप्स को का आधार आप धर्म को बना लीजिए, वो कम्युनल नहीं है। देश में जजेस की नियुक्ति आप धर्म के आधार पर करिए, वो कम्युनल नहीं है। पर ये यहां पर बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं अंजना जी बस एक बात का जवाब दे देता हूं। ये पूछा जा रहा है कि हमको क्यों समस्या होती है? कोई समस्या नहीं। आपने इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछा है, इलेक्शन कमीशन उसका उत्तर देगा। इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है, वो आपको बता देगा क्या कारण है, क्यों कंसोलिडेटेड है। जितनी आपकी समझ होगी उतना आप समझ भी जाएंगे। पेट में दर्द तो इनको है अंजना जी, सोनिया जी, इनके प्रथम परिवार की प्रथम महिला, जब अपनी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर ही वोट नहीं कर पाएंगी और गठबंधन की मजबूरी के कारण उनको झाड़ू पर वोट करना पड़ रहा है, इसलिए उनको पूरा चुनाव ही अच्छा लगना खराब हो गया। एक प्रथम परिवार, एक प्रथम महिला, वो वोट नहीं कर पा रही तो सारा वोटर खराब। सिर्फ एक लाइन का जवाब रागिनी जी, आपने दो प्रश्न का भारत जवाब आगे दिया बढ़ है। चुका। मुझे अब अन्य ये मेहमानों के पास इंडिया इज इंडिया का दौर नहीं बचा। देखिए, देश की प्रथम महिला का नाम द्रौपदी मुर्मू है। देश की प्रथम महिला का नाम, प्रथम नागरिक। जब इस देश की नई संसद बनती है तो उनको ही नहीं बुलाया जाता है। बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोली। तो जब देश की नई संसद बनती है तो उसी प्रथम महिला को बुलाया नहीं जाता है। अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए। मैंने कहा एब्सोल्यूट वोटर काउंट, वोटर टर्नआउट नहीं बोला। जरा सुनने, ये एक जुबान दी है, दो कान दिए भगवान ने, इसलिए कि जरा सुने फिर जवाब दें। यानी कि विधानसभाओं और लोकसभाओं में कितने पंजीकृत वोटर हैं, इसकी संख्या भी आज तक ईसीआई अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल पाया है। आपने मेरी बात को वैसे ही तोड़ा मरोड़ा, जैसे मोदी जी तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। और ईसीआई हो चाहे मैं कहते, देखिए संविधान हो चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, अनुराग भदौरिया जी, अब हो गया मैं वापस आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए प्रश्न ये है कि कोर्ट तक मामला गया ईवीएम का, कोर्ट ने भी उस पर जो कहा है वो सबके सामने है। अब इस तरह की बातें चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना बंद नहीं होना चाहिए। लोगों का भरोसा हटेगा, कम लोग आएंगे वोट करने। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं आया। हो सकता है आपके वोटर्स को भी शक हो, वो भी ना आए, तो फिर तो आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंजना जी, दो लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। तोड़कर जोड़ लो चाहे हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतवार के सिवाय। एतबार भी तो नहीं है इनके ऊपर में। जनता का विश्वास कौन तोड़ रहा है? किसने कहा? मुझे एक व्यक्ति, जब हम अभी घूमते हैं तो मैं जनता से पूछता हूं कि भाई क्या दिक्कत है, कहता है कि मेरे ख्वाब चोरी कर लिए जिन्होंने, उनको हमें अपने ख्वाब वापस लाने, अपनी नींद वापस लानी है, इसलिए मुझे वोट करना है इस बार इंडिया गठबंधन को। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाब चोरी किए हैं। ये ख्वाब देखना इन्होंने बंद करवा दिया जनता का। इन्होंने जनता के साथ क्या किया है? जैसे आपने सवाल सही पूछा था, मेरा भी सवाल यही है। हम जब इलेक्शन कमीशन पे आवाज उठाते हैं या हम उनके कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को मेरे साथ आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। नहीं सही कह रहे हैं आप, हम आपकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। जब ईवीएम के बारे में हम बोलते हैं कि अगर मशीनें चेक हो जाएं, अगर जनता को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ आइए, तब ये उधर जाके खड़े हो जाते हैं। तब इनकी मंशा पे शंका पैदा होती है, तब इनके अंदर से जो चोर है वो जगने लग जाता है। इसके मतलब इनके अंदर कोई तो चोर है जो संस्था के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं आपको लोकतंत्र में विश्वास है? तो आइए आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होइए और उनके साथ कदम से कदम मिलाइए। जो आवाज हम उठाते हैं जनता की, आप भी उठाइए। आप जनता की आवाज उठाने क्यों नहीं चाहते भाई? अब हम जनता की जब आवाज उठाता ना, आप कहते हो डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की बात कौन करता था? यही तो सबसे ज्यादा चल रहा था, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे भाई, वही डिजिटल इंडिया में आपके हमारी वोटिंग मशीनें हैं और उसमें इतना समय लग रहा है, तो आपका डिजिटल इंडिया फेल ही हो गया ना फिर तो। भाई 24 घंटे में जो आ जाना चाहिए वो 11 दिनों में आ रहा है, तो फिर डिजिटल इंडिया का फायदा क्या है? फिर तो आप वही जो हम बातें क्या करते थे वही साबित हो गया ना आपका। आप अपनी बातों में ही घिरते चले जा रहे हो। दिक्कत ये है, ये कहते हैं हमने जनता को चैन की नींद दी है। अरे भैया, अरविंद वाजपेयी चैन तो छीन लिया आपने।
आप कह रहे थे कि झूठ और भ्रम फैलाता, सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ, भ्रम और डर की राजनीति करती है। जो आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता हम पे आरोप लगा रहे थे, ये इनका यही क्या है, क्योंकि इनकी मन की बात है इनका। झूठ, भ्रम, डर की राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, अब जवाब सुनिए। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम सब अलग अलग जगह पर है, मैं भी कोलकाता में हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, जवाब गला भी दीजिए। खराब लग रहा है आपका अंजना जी, गला भी खराब है शायद। देखिए अंजना जी, ऐसा है, ये अनुराग जी और रागनी जी कर रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफेंड कर रहे हो। बिल्कुल नहीं कर रहे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। हम आपकी जो बेवकूफी वाली बातें हैं, शक शुबा, हर बात में शक। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो तमाचा मारा, अभी तो फैसला दिया है पूरा डिटेल, 4 दिन आर्ग्यूमेंट करके। उसके बाद ये फैसला आया है कि ईवीएम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो वो तो चलो, अब उसमें तो आप बोलोगे नहीं। उस दिन भी हमने कहा था कि ये चुप रहने वाले लोग नहीं है, कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई तिकड़म करेंगे। तो वो तुकड़म है। ये ईवीएम कहां से आ गई बीच में? इलेक्शन शक का इलाज तो हकीम उस्मान के पास में भी नहीं है। हकीम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि नहीं कहा, तो आप उसमें तो बोल नहीं सकते। तो आप क्या करें? आप डाटा ये शक, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शक शुबा का इलाज है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है। मतलब आप ये कैसे तय कर लोगे कि फाइनल डाटा कितना आएगा, कितना नहीं आएगा? मैं जवाब ये फाइनल डाटा में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सीधे कहिए ना कि हमको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, हमें पूरी तरीके से डाउट है ना। कहिए ना ये बात है। वो हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। पिछले 10 सालों में कौन सा, अरे यार अंजना जी रुक जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फायदा क्या? जनता को खाली कौन सी वैक्सीन लगाई है बता दो प्रभु, बस इतना क्या करें? पूरा कीजिए। वैक्सीन कौन सी लगाई है? कहाँ भटक जाते हो? टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे जवाब देंगे हर चीज का। देखिए, हम सिर्फ इतनी सी बात करें, कौन सी वैक्सीन लगाई? जनता जानना चाहती है, हम नहीं कह रहे। जनता कितना आया 11 दिन में? क्यों भाई? ये डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं फायदा होगा। देखो, डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छा नहीं। अरे हमने एक छोटा सा सवाल पूछा, कौन? अरे डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, मेरे पीछे भी आके बस लग गई है। आवाज इतनी मुश्किल से आ रही है आप लोगों की, सब बोलिएगा तो नहीं हो पाएगा। फिर मुझे सबका ऑडियो क्लिप कराना पड़ेगा। अरविंद जी जल्दी, क्या हुआ था उसका जवाब दीजिए। आप दे सकते हैं जवाब? भागने लगे। गायत्री प्रजापति का जवाब दीजिए, डर लगने लगा। मुलायम सिंह का जवाब दीजिए, हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से बनाई, जवाब दीजिए। वैक्सीन के नाम से भी डरने लगे। गोमती रिवर का जवाब दीजिए। क्या यही चाहते हैं? अरे नहीं, क्या यही चाहते हैं? कौन सी क्या वैक्सीन यही चाहते हो? रिवर फ्रंट में घुस जाते हो, कमाल है। अरे एक्सप्रेस वे जो हमने बनाया है बढ़िया, आप रिवर फ्रंट पे जाते हो। नवल किशोर जी, सॉरी, और नवल किशोर जी, सबकी आवाज नीचे कीजिए। नवल किशोर जी, देखिए, रोजगार, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन तमाम एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सभी के लिए नुकसान का सौदा है? सोचिए ना, आप ही लोग जो शक पैदा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ही गड़बड़ है, ईवीएम ही गड़बड़ है, वोटिंग परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी हो सकता है आप ही लोग के वोटर सोचे कि जब सब गड़बड़ी है तो काहे के लिए जाना है वोट करने को। अब ऐसे में तो आपको भी नुकसान होगा, नुकसान लोकतंत्र को होगा। शक जब कोर्ट से मामला हो गया, उसके बाद क्या ये बंद नहीं होना चाहिए? नहीं अंजना जी, देखिए, ये दौर जो है, आज की सरकार है, वो हम सबने देखा है। कास्ट की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। ये हमने सब इन चीजों पे कहा। जो संस्थाएं हैं, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, उन संस्थाओं का उपयोग, दुरुपयोग की तो सारी पराकाष्ठा पार कर चुकी है। हमने कब कहा कि इन संस्थाओं पे हमें डर है, शक है? हमने तो सिर्फ ये कहा कि जिस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किताब लिखा और बाद में सांसद बने, और अटल ये आडवाणी जी के सामने किताब नहीं लिखा क्या कि ईवीएम का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? उसमें डाउट तो सबसे पहले भाजपा ने पूरे देश में पैदा किया। अब सरकार में आने के बाद तमाम तरह के जो डाउट हैं, तमाम तरह के जो शक हैं, उसकी तो ये काम करते हैं उस तरह से। हम तो लगातार मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमने जो बिहार में काम किया है उस पर बात कर रहे हैं। हमने जो मोदी सरकार ने वायदे किए हैं और 10 साल में उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, उस पर हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ नौकरी का क्या किया। उन्होंने कोरोना के समय में कोविशील्ड के मामले में जो तथ्य सामने आया है, उस पर क्या मत है।
जो इलेक्टोरल बॉन्ड के में उन पर इतना बड़ा सवाल आया है, उस पर क्या इनका कहना है। तमाम तरह के सवाल है जनता के सामने, और ये चाहते हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देकर, सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। जन वितरण प्रणाली तो इस देश में बहुत सालों पहले ठीक है, था, सिद्धार्थ आप यादव भी जी इसका जानते हैं। जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी वो कह रहे हैं असल मुद्दों को गौण करने के लिए आपने अपनी लाभार्थी स्कीम से, जिसमें 5 किलो आप राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, आप चाह रहे हैं इसके जरिए आपको वोट मिल जाए। देखिए अंजना जी, मैं बस 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। इनके साथ यही स्थिति है। अगर इनने झूठ बोलना बंद नहीं किया तो जनता जिनको नकार चुकी है वो जनता के बीच में जाकर के बोलेंगे क्या। अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे हम तो काम पर बात करना चाहते हैं, ये इस पर बात करते। अरे आप इस पर बात ना करते तो ये डिबेट हो रही होती क्या आज। आप किसी मैदान में गए, किसी कॉन्टेस्ट में गए, पर आपको ईवीएम, आपको वोटर, आपको इलेक्शन कमीशन ऑब्सेशन हो गया इन चीजों से। और मैं छोटी सी बात कह देता हूं, मैं नवल जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, और मेरे को बदतमीजी करने की आदत भी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी सुने। मैं एक अंजना जी एक बात बोलना चाहता हूँ। नवल जी प्लीज, देखिए हम सब अलग अलग जगहों पर हैं, मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है, इससे मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज अपनी बारी में बोले। प्लीज प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज वेट। सिद्धार्थ जी, अभी अंजना जी 26 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस से बात करने के जब भी आप बात करें, यू हैव टू डू इमेंस केयर एंड कॉशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी लोगों को कहा, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये देश के लोकतंत्र के पर्व का सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इमेंस केयर और कॉशन से बातें कहें, तो विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ जाती। अगर हम इमेंस और कॉशन से बात कहें तो ये कहते हैं अरे उनके साथ जाके क्यों खड़े हो गए, चोरों के साथ चोर। अरे इलेक्शन कमीशन को चोर कह दे रहे हो, अभी डिक्लेयर कर दे रहे हो, और फिर कह रहे चोरों के साथ जाकर के खड़े हो गए। ऐसे देश नहीं चलता अंजना जी, ऐसे चुनाव नहीं हो सकते। इस देश में आप चुनाव हारेंगे तो सब कुछ खराब हो गया, आपको कोई पसंद नहीं कर पा रहा, 40 पार आपका हो नहीं पा रहा तो सब खराब हो गया। तो ऐसे कैसे प्रक्रिया चलेगी। और दूसरी बात अंजना जी, इन लोगों ने बोला कि चुनाव में हम जो जनता के लिए कर रहे थे हम उसको नहीं ले जा पा रहे, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जो हम जनता के लिए कर रहे थे, जो हमने 10 साल में किया, उसी के कारण जनता हमको 400 पार कर रही है अंजना जी। ये जो लोग सोच भी नहीं पाए वो 10 साल में संभव हो पाया। 5 मेट्रो सिटी थी, आज 20 हो गई। 75 एयरपोर्ट थे, आज 150 हो गए। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन की हो गई। क्या बात करते हैं आप। आपको जब सत्ता दी थी 2014 में तो 10वें स्थान पे थी। जब हम 2014 में आए 2004 के बाद तो भी 10वें स्थान में थी। 10 साल में बेड़ा गर्क जिन लोगों ने कर दिया हो वो आज हिसाब पूछने आए हैं। हिसाब की बात करेंगे नवजोत जी तो डायरी भर जाएगी, नोट नहीं कर पाएंगे। हिसाब की बात करेंगे तो आपकी सुन नहीं पाएंगे। यही आपकी कमजोरी है। अगर यह कमजोरी आपकी ना होती तो आप इधर उधर की बातें, कभी कोई इलेक्शन कमीशन पर कहना, कभी कम्युनल कार्ड करना, रागिनी जी एक जवाब दे दे, उसके बाद मैं आ रही हूं। रागिनी जी कहना ये आप नहीं करते। ठीक है अंजना जी, 10 साल प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को। अंजना जी 10 साल प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को, उनकी सरकार को। उसके बावजूद आज चुनाव के भाषण में उनकी भाव भंगिमा और उनके मुद्दे क्या हैं ये पूरा देश देख रहा है। भाई अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगते ना, क्यों उनको मंगलसूत्र और घुसपैठिया और मटन और मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये हर चुनाव में करना पड़ता है। ये सवाल तो सिद्धार्थ यादव जी को अपने आप से पूछना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगी कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी वो फिर हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाने लगे हैं। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हथियार है ना। मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी को इतना छुपाने में, हर चीज को छुपाना उनकी फितरत क्यों है। भाई बेरोजगारी जब 45 साल में चरम में पहुंची तो आंकड़े छुपा रहे थे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अफसरों को इस्तीफा देना पड़ा। कोविड आया तो मौत के आंकड़े छुपा रहे थे। अभी कोविड फिर चर्चा में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड चर्चा में है। मौत पर मुनाफाखोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आरोप तो इन पर लग ही चुका है। और ये दूध के धुले और मोदी, एक मिनट अंजना जी, मोदी की गारंटी, मोदी की सवाल है आपसे, साबित हो गई है। आपने कहा, हाँ ठीक है पूरा कीजिए। आपने मुझे तो मोदी की गारंटी, मोदी की नौटंकी साबित हो गई है। एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपसे मैं प्रश्न नहीं पूछ पाई थी, आपने सीधा अपनी बात कही। मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि आपने कहा कि देखिए चुनावों के इर्द गिर्द ये लोग वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी जी का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में कौन पहुंचा, अमीर पहुंचे, ये पहुंचा, वो पहुंचा। अब वो वीडियो फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया है। सवाल यही है कि देश की आस्था को चोट पहुंचाने की बात, देश की एजेंसियों पर सीधा उंगली उठाने की बात, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बातें ठीक नहीं है? आप बीजेपी पर खूब हमला कीजिए, लेकिन जब बात आस्था की आती है, एजेंसियों की आती है, खास तौर पर चुनाव आयोग, तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत होनी चाहिए। पाकिस्तान वाले फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया है राहुल गांधी जी का वीडियो। अरे ये तो पाकिस्तान में साड़ी शॉल डिप्लोमेसी मोदी जी काहे करने के लिए गए थे? आईएसआई को काहे रेड कार्पेट का वेलकम देकर बुला रहे थे? पूछ लीजिए एक बारी। पाकिस्तानी जो करते हैं उसके हिसाब से हम देश की राजनीति को निर्धारित करेंगे क्या? पाकिस्तानी राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं तो यानी कि मोदी जी के समर्थन में कर देंगे कल, तो उनकी भी वाहवाही होने लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि देश की आस्था किससे जुड़ी है? भगवान राम से जुड़ी है। और रामचरितमानस में भगवान राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया है, नहीं दे पाए, अगर आपने कहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं दे पाए, आप 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, आप काशी को क्योटो नहीं बना पाए, आप रुपए और डॉलर को समानांतर नहीं ला पाए, आप पेट्रोल और डीजल का भाव 40 रुपए पर नहीं ला पाए, तो आप कपटी हैं। आपने देश की जनता से झूठ बोला और आपकी हर एक गारंटी आपकी नौटंकी बन गई है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 80 करोड़ के राशन और लाभार्थी की यहाँ पर बात चली, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने के बाद भी हम भूखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111वें नंबर पर पहुंच गया है। ये सारी बातें क्या सरकार से पूछनी नहीं चाहिए? और अगर जांच एजेंसीज को प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए मोदी जी लगातार इस्तेमाल करेंगे विपक्ष के ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए, तो सवाल पूछा जाएगा। आप संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उन्हें पंगु बनाएंगे और हम सवाल भी नहीं पूछेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अंजना जी, सिद्धार्थ जी एक जवाब दीजिए छोटा सा। यही अपेक्षा सीधा एजेंसियों पर उन्होंने सवाल पूछा है, देश की परफॉर्मेंस पर, देश के हालात पर। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से यही अपेक्षा थी अंजना जी, इससे ज्यादा अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती कि आप देश के प्रधानमंत्री को नौटंकी कहिए यहां पर और फिर भाषा की बात समझाइएगा। आप कहना चाह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम पर आपको मजबूती थी तो काम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते? अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए रागिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमें इतनी कमी थी तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके नेताओं को कम्युनल कार्ड पे क्यों उतरना पड़ता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपको क्या मजबूरी हो गई कि आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अंजना जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? जवाब भी ना दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा पाएगी रागिनी जी, क्योंकि आपका चांस खत्म हो गया है। मुझे ऑडियो आपका नीचे करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, अपने दर्शकों पर दया आती है मुझे। एक साथ मत बोलिए प्लीज, आई गिव यू अ चांस। मैं आपको जब दूंगी चांस, 2 लाइन में इसका रिबटल दे दीजिएगा। सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए। मैं जवाब दे दूं, टोक रहे थे। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। अंजना जी, ये लोग वो हैं जिनकी सांप्रदायिकता के कारण ही दुकान चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, हमने बहुत खराब काम किया था तो आप आकर के हमसे पूछते कि आपने कितने एम्स बनवाए, पर ये मल्लिकार्जुन खड़गे जाकर क्या कह रहे हैं? मेरे नाम में शिव है, इसलिए मैं राम के खिलाफ लड़ सकता हूं। हमने बहुत खराब काम किया था तो आप पूछ लेते कि इस 32 लाख करोड़ का डीबीटी आपके 10 साल में हो पाया, हम तो 5 लाख करोड़ का भी नहीं सोच पाते थे। पर ये राहुल गांधी जाकर के क्या बोल रहे हैं कि राम के मंदिर में कौन जाता है, ऐसे जाता है, वैसे जाता है। इनके नेता जाकर के बोल रहे हैं कि वोट जिहाद करिए। अरे आप मुद्दों पे बात कर लेते। और अंजना जी, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है देश का, वो देश देख पा रहा है। 10वें स्थान से 5वें स्थान पर हमारी इकोनॉमी आ गई, हमारा अर्थतंत्र इतना मजबूत हो गया, हम तीसरे स्थान पे जाना चाह रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी को इस बात की चुभन होती है। आज 50,000 सीटें, मेडिकल सीट्स हमारे देश में बढ़ गई, तब कांग्रेस पार्टी को चुभन होती है। 300 के मेडिकल कॉलेज हमारे देश में बढ़ गए, 7 नए IITs आ गए, 15 नए IIMs आ गए, इस बात की कांग्रेस पार्टी को चुभन होती है। कांग्रेस पार्टी विकास को नहीं समझ सकती, ना वो विकास के साथ कम जा सकती। और अभी विकास की बात हो रही है तो रागिनी जी सुन तक नहीं सकती। अब इसका एक बार रागिनी जी जवाब दे दे, फिर आगे चलेंगे। रागिनी जी जवाब दे दीजिए। रागिनी तो बात ही नहीं है। अंजना जी, मेरी बात में मैं जानना चाहती हूँ, ये हर हर मोदी का नारा किसने दिया था? ये हम रामलला को लाए हैं। मोदी की बड़ी फोटो और प्रभु श्री राम की छोटी सी फोटो लेकर कौन घूम रहा था? और ये हमें कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे विकास के ऊपर इतने सारे प्रश्न पूछे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, उसको कितने एम्स बनवाए? मैं एक बात पूछ रहा हूं अब आप मुझसे कह रहे हैं मैं विकास के ऊपर बात करूंगी।
अंजना जी, जरा इनको भी चुप करवाइए, जरा इनको भी चुप करवाइए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि बार बार ऑडियो नीचे कर दीजिए, ऑडियो नीचे कर दीजिए, सिद्धार्थ जी बीच में मत बोलिए। डिबेट कर ही नहीं सिद्धार्थ सकते। जी। मैं बात पूरी कीजिए 2 लाइन में। अंजना जी, 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी बोल देना चाहती हूँ। बात आज हो रही है कि विकास के ऊपर नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में बात क्यों नहीं करते। आज ये जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहते हैं एम्स के, ये एम्स को पहले बनाने वाला कौन है, इसरो को बनाने वाला कौन है, भारत में जो डैम्स बनाए गए उनको नव भारत का टेम्पल बोलने वाला कौन है, ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं किया। पर इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। मोदी जी क्यों नहीं कहते मैंने इतने एम्स बनाए हैं, मुझे वोट दो। मोदी जी क्या कहते हैं, मंगलसूत्र छिन जाएगा, सोना छिन जाएगा, घुसपैठिए आ गए, कुत्ते के पिल्ले हैं, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। आज आप भी एक पाकिस्तानी एक्टर की ट्वीट की बात कर रही अरविंद हैं। वाजपेयी जी, इन अब आप पाकिस्तानियों मोर्चा का संभालिए। क्या लेना देना है हमारे देश के ठीक है, राजनीति से? ठीक है, ठीक है अरविंद जी। ऐसा है, मैं रामचंद्र तो कह सिंपल गए एक बात सियासी जानता हूं ऐसा कि एक दिन आएगा राजनीति में देखिए, देश के हर भगवान को उतारा जाएगा। मतलब एक भगवान राम को लेकर चर्चा है, दूसरी तरफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे शिव जी को लेकर आ रहे हैं। ये तो कांग्रेस का इतिहास आपको मालूम है अच्छी तरह से, और देश की जनता को मालूम है कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में है, और तुष्टीकरण की वजह से ही सनातन को गालियां देते हैं। भगवान राम ये का एजेंडा क्या? इनका, उनको कौन सनातन लेके को आया गाली है? देना इनका एजेंडा है। देखिए, मैं आपत्ति भगवान व्यक्त राम को करती क्या हूँ, लेके कांग्रेस आए ने हैं? कभी हमारा तो सनातन को बीजेपी गाली का नहीं तो दी बड़ा है। डिक्लेयर्ड झूठ है। मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस किसने दी थी? महाराष्ट्र को लेकर किसने दी? मोदी चिदम्बरम जी साहब ने झूठ ये बोल रहे भगवान हैं। आतंकवाद की बात कब की थी? भगवत आतंकवाद की कब बात की थी आपने? नहीं, राहुल गांधी ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के कैसे जाते थे? भूल गए क्या? नहीं, भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? बताइए ना। राहुल गांधी क्या कोर्ट जनेऊ के ऊपर कोर्ट पहन के जाया जाता है क्या? नहीं, बताइए ना आप। अभी ये जो दयानिधि मारन थे आपके अलायंस पार्टनर, उन्होंने गाली दी कि नहीं दी? रागिनी जी प्लीज, सनातन को गाली दी नहीं? प्रियांक खड़गे कौन है? प्रियांक खड़गे ने गाली दी कि नहीं दी सनातन को? आप लोगों ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? प्लीज, प्लीज, किसकी बातें कर रहे हो? हम क्यों झूठ बोलेंगे? ये सब रिकॉर्ड पे है, ये सब रिकॉर्ड पे है। और तुष्टीकरण करते करते आप कहाँ पहुँच गए? और ये तो आपके नेता के करते हैं, आप धर्म को मैला करते हैं। धर्म निजी आपके एक एंटनी साहब की रिपोर्ट है। रागिनी जी लगातार आप बोलेंगे, अब आवाज नीचे कीजिए। उन्होंने कहा है रागिनी जी ये ठीक बात नहीं। अरविंद वाजपेयी जी, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये हाल हुआ है। अरविंद जी, सनातन पर डीएमके के नेताओं ने बोला था, डीएमके के नेताओं ने बोला था जो इंडिया गठबंधन में, इसीलिए वो कह रही है कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बोला सनातन पे। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे कितने प्रियांक खड़गे ने क्या बोला था? प्रियांक खड़गे कौन है? इनके खड़गे साहब के नेता हैं, मतलब बेटे हैं कि नहीं है? उन्होंने बोला था कि नहीं? राहुल गांधी जनेऊ कोर्ट के ऊपर पहन कर जाते हैं कि नहीं जाते? सोमनाथ मंदिर में गए थे तो मैसेज तक नहीं लिख पाए, इसको भी देख के देख रहे थे। लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का कोई फर्ज है कि नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप उसको बदनाम करने का ठेका उठाया हुआ है आपने क्या? हर चीज को डाउट करेंगे, हर संस्था को डाउट करेंगे। इन्हीं संस्थाओं की वजह से आपने 55 साल देश चलाया है। तब क्या आप मिसयूज करते हैं इन एजेंसियों का? आप जवाब दीजिए। अगर आपने मिसयूज किया हो तो आप सोच सकते हैं कि ये भी मिसयूज कर रहे होंगे। ये शख्स सुबह से पूरे विश्व में भारत की बदनामी होती है, और आप एक जिम्मेवार विपक्ष, सबसे बड़ी पार्टी है देश की। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। जनता को गुमराह कर रहे हैं कि अब ये रिजल्ट 11 दिन बाद आए हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। क्या मैसेज दे रहे हो आप भाई? ये हमारा कंसर्न है, और इस कंसर्न को आपको सीरियसली सोचना चाहिए। और जनता इसको महसूस कर रही है, और जनता जब वोट डालती है तो उसको परिवर्तित करेगी। अंजना जी, जवाब दे दूं अंजना जी? और बिल्कुल ये बात तो उनकी सही साबित हुई। एक सेकंड रागिनी जी, यहाँ पर तो मतलब आप ही बताइए कि झूठा कौन? क्योंकि प्रियांक खड़गे न सिर्फ नेता हैं, आपके मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। उन्होंने कहा कि एक बीमारी की तरह है, सनातन धर्म पर ही वो बोल रहे थे। तो आप ही के नेता हुए कि नहीं हुए? मंत्री हैं बल्कि कांग्रेस सरकार में कर्नाटक में प्रियांक खड़गे, बेटे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। इसके बाद आ रही हूँ अनुराग जी, इसके बाद आ रही हूँ। अरे जीवीएल नरसिम्हा, इनके सांसद जीवीएल जो भाजपा के प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने कहा था ईवीएम तो ईवीएम बीमारी है।
ईवीएम को हटा देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो कहते हैं मोदी सबसे बड़ा फर्जी है। तो हर नेता की बात को सही मान लीजिए, मोदी को फर्जी मान लीजिए, मोदी को तानाशाह मान लीजिए, मोदी को आप मान लीजिए कि वो अघोषित आपातकाल लेकर आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से प्रियंक खड़गे पर मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, देखिए घूम फिर कर हम लोग बहस बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार चिंता की बात ये भी है कि वोटर टर्नआउट अफेक्ट हो रहा है, और वोटर टर्नआउट का पर असर अगर पड़ता है तो फिर बहुत संजीदगी से सभी को सोचना पड़ेगा ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने से पहले। अनुराग जी, देखो जनता क्या कहती है। जनता कहती है वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। इन्होंने कितना झूठ बोला है। अब देखिए हमारे जो बीजेपी के साथी निषाद जी का नाम भूल जाते हैं। उन्होंने क्या बोलता प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। नरेश अग्रवाल जी ने तो पार्लियामेंट में बोला था प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। देश पे कर्जा सबसे ज्यादा कब हुआ? 2,05,00,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर में है। मात्र 10 सालों में इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, इस पे नहीं बोलेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल, 5 किलो आटा के चक्कर में। सोचो आप, ये डॉलर यही तो बोलते थे रुपया पतला हो रहा है। अब सोचिए रुपया कितना पतला हो गया जब डॉलर 83 रुपए हो गया, जब 60 रुपए में पतला बोल रहे थे। और आप जब बात कर रहे थे कि हमें किसी पे डाउट होता है, तो हमें तो वाजपेयी जी आप पे ही डाउट होता है कि चुनाव के बाद में आप किधर चले जाओगे। आप डाउट करो ना करो, लेकिन मुझे आप पे पूरा डाउट है कि आप किधर जाएंगे। ये समस्या है, लेकिन आप इसको समझेंगे नहीं। आप बताइए अगर विपक्ष आवाज महंगाई की उठाता है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं मेरे साथ आके आवाज उठाए महंगाई की? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बेरोजगारी की आवाज मेरे साथ आके उठाए? किसान की आवाज मेरे साथ आके उठाए? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसान की आवाज उठाते तो गलत करते हैं? ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है मेरे साथ आके कदम से कदम मिलाना चाहिए। महिला पे अत्याचार होता है तो बीजेपी को मेरे साथ आना चाहिए। बोले हाँ हम आपके साथ खड़े, महिला पे अत्याचार हुआ मणिपुर में, बीजेपी को मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए। कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गड़बड़ हो रही है या छात्रों के पर्चा लीक हो रहा है तो बीजेपी मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो? क्या हम तो जनता के मुद्दे उठाते हैं ना, ये जनता तो हिंदुस्तानी है ना। जब हम जनता का मुद्दा उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ क्यों यहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं ताल में ताल मिलाती? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी नहीं होती। अरे किसान तो हिंदुस्तानी है, युवा तो हिंदुस्तानी है, बताइए महंगाई तो हिंदुस्तानी झेल रहे हैं, बेरोजगारी तो हिंदुस्तानी झेल रहे हैं, फिर आप हिंदुस्तानियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? सवाल ये बहुत बड़ा है जो अंजना जी इनका जवाब इनसे मांगिए कि हिंदुस्तानी अगर तकलीफ में है। चलिए ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। सिद्धार्थ जी सिर्फ 3 लाइन में जवाब दीजिए, सिर्फ 3 लाइन में, सिर्फ 3 लाइन। अंजना जी मैं बिल्कुल 3 लाइन में दूंगा। पहली बात तो आज रागिनी जी ने कह दिया प्रियंक खड़गे, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी इनके पार्टी के नेता नहीं है, उनको जाकर के विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, एक सवाल छोड़ रहा हूं, 60 साल में एक एम्स बनवाया आपने, 60 साल में एक एम्स, और हमने 10 साल के अंदर 15 नए एम्स बनवा दिए, और विकास पर आप लोग बात करते हैं। कमाल है। ये गुस्से वाली दीदी से मेरा आग्रह है, सबके बीच में बोलने की कोशिश करती है, जैसे ही मुद्दे का जवाब आने लगा। चुनावी वक्त है, लेकिन हम ये जो तापमान आप देख रहे हैं चुनावी बहस का, उससे दूर आपको कोलकाता की तस्वीरें जरा दिखा देते हैं चलते चलते। शाम का वक्त है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कवरेज हम लोग कर रहे हैं। आज सुबह हमने आसनसोल से शुरुआत की थी, जहां शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के नेता उम्मीदवार है, उनका इंटरव्यू लिया। फिर हम लोग बशीरहाट पहुंचे, वहां पर रेखा पात्रा संदेश खाली में जो पहली कंप्लेनेंट महिला थी उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है, उन्होंने तमाम बातें वहां की बताई है। शेख जो वहां का था शहजादा, उसके बारे में भी पूरी कहानी बताई है। रात 8 बजे जरूर देखिएगा आज तक पर, देखते रहिए आज तक।